नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लॉ ऑफ टॉट के बारे में जानते हैं और इसको स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। लॉ ऑफ टॉट क्या है? पहला तो इसका इंट्रो होना चाहिए कि ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड लॉ का मतलब होता है कि जिसको पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जो भी आप बनाएंगे, कोडिफाई करेंगे, एक सीमित चीज़ों को ही उसमें समाहित कर सकते हैं और ये डेवलप भी हो रहा है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, नए टॉट भी जुड़े हैं इसमें, इसलिए इसको अनकोडिफाइड अभी तक ही रखा गया है। परंतु कुछ देशों में इसको कोडिफाई भी किया गया है। जो टॉट शब्द है वो लैटिन वर्ड टॉटियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट या तोड़ना या ब्रेक, ऐसे कुछ होता है। टॉटियम शब्द का ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ टॉट, जो टॉट वर्ड है वो किससे लिया गया है, तो ये लैटिन टर्म से, टॉटम जो लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है। ये हो गया इसको इंट्रो के बारे में संक्षिप्त रूप से। दूसरा इसका पार्ट आता है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन के संदर्भ में बहुत ही, तो देखिए व्हाट इज़ लॉ ऑफ टॉट्स। तो ये एक अलग इशू है कि लॉ ऑफ टॉट है या लॉ ऑफ टॉट्स है। इसको भी डील इसके आगे किया जाएगा। इसको पहले हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ टॉट क्या है। तो लॉ ऑफ टॉट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ अ सिविल लॉ। ये सिविल लॉ का ही एक ब्रांच है। टॉट इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ ऑफ टॉट्स। वैसे ड्यूटी जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं उनके ब्रीच होने पे लॉ ऑफ टॉट की तरफ हम लोग जाते हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट है डिफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट डिफिनेशन जो है वो लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 2M में दिया गया है, जो बताता है कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये क्या है? एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों को पता चलता है कि ये सिविल रॉन्ग है। सालमन भी बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, इन्होंने डिफाइन किया है इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। जो इनका पूरा डिफिनेशन है, इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ये सालमन का डिफिनेशन था। इसमें भी दो पॉइंट पे ध्यान हम लोग देते हैं कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग और इसके लिए डैमेज क्या है? अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेज में लिक्विडेटेड डैमेज फिक्स्ड होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेज में फिक्सेशन, प्रायर फिक्सेशन नहीं होता है। इसके बाद दो और जूरिस्ट हैं जिनका महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, विनफील्ड हैं। विनफील्ड ने डिफाइन किया था लॉ ऑफ टॉट को, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damage. ये भी कह रहे हैं कि ये टॉर्टियस लाइबिलिटी किससे अराइज होता है? तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी से अराइज होता है। तो ड्यूटी है उसका ब्रीच होता है, लाइबिलिटी अराइज होता है और इसके बाद डैमेज क्या मिलता है? अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलता है। तो विनफील्ड के भी डिफिनेशन से, सालमन के डिफिनेशन से एक चीज़ कॉमन है कि अनलिक्विडेटेड डैमेज है। और टॉर्टियस लाइबिलिटी, तो कैसा लाइबिलिटी? टॉर्टियस। सालमन कहे इसी को सिविल राइट, सिविल रॉन्ग कह लीजिए, सालमन के डिफिनेशन में आया। इसके बाद एक तीसरे जूरिस्ट हैं फ्रेजर, इनका बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने डिफाइन किया इट इज़ एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिवन अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। इन्होंने इनका बहुत ही परिभाषा में ये पूछा जाता है, इट इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो पूरे विश्व के अगेंस्ट में होते हैं। राइट इन पर्सोनम मतलब किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में बात की जाती है। तो ये चार डिफिनेशन है जो टॉट के डिफिनेशन को डिफाइन करती हैं, जिनमें
दो सबके इंटरप्रिटेशन से तीन चीज़ें कॉमन होती है। ये सिविल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है और अनलिक्विडेटेड डैमेज है। फ्रेशर के अगर परिभाषा लेंगे तो ये अगेंस्ट वर्ल्ड राइट इन रेम है। इसके बाद ये हम लोग आ जाते हैं इस पे कि ये सिविल रॉन्ग है। तो सिविल रॉन्ग क्या है? सिविल रॉन्ग में ऐसा है कि सम एक्ट डन बाय अ पर्सन में रिजल्ट इन टू रॉन्ग। कभी कभी होता है सिविल रॉन्ग में कि जैसे वो दो रॉन्ग होता है, एक क्राइम भी हो जाता है, एक टॉर्ट हो जाता है। इसमें इसके उदाहरण भी दी है लॉ ऑफ टॉर्ट में। एसल्ट जो है, लाइबल जो डिफेमेशन में होता है, वो ये टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, एक में नहीं है कि एक को आपने ले लिया तो दूसरे का बेनिफिट आप नहीं लेंगे, ये साथ साथ भी चल सकती है। तो सिविल रॉन्ग एक पॉइंट तो हो गया। सिविल रॉन्ग का इशू बहुत बड़ा है। इस पे आते हैं इसेंशियल ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट को कंस्टिट्यूट करने के लिए इसेंशियल क्या है? तो एक तो एक्ट और ओमिशन होगा, तभी ड्यूटी का डैमेज होगा। एक्ट और ओमिशन क्या होगा? एक्ट और ओमिशन का मतलब होता है कि द लॉ प्रोहिबिट मी टू डिफेम अदर एंड इफ अ publish defamatory statement against anyone, I shall be liable for the tort of defamation. It is a simple means. Someone has right to personal right, जैसे कि आप किसी के अगेंस्ट में मनहानि का लेख नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका कोई ऐसा लेख पब्लिश किया जिससे उसका डिफेमेशन हो गया, तो आप लाइबल होंगे ही। इसका एक दिल्ली का केस से भी हम लोग समझ लेते हैं कि सुभागावती का जो केस था दिल्ली कारपोरेशन का, उसको हम लोग समझते हैं कि अ म्युनिसिपल कारपोरेशन फेल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अ dilapidated municipal building which clumped down, taking life of a few people, then the municipal corporation shall be tortiously liable. Municipal corporation has the duty to protect and maintain his building, but if municipal corporation fail not maintaining the building and building collapse, anyone get injured, in that cases its omission done by the part of the corporation and corporation will be held liable. ये इसके उदाहरण है एक्ट और ओमिशन के। एवरी एक्ट और एवरी ओमिशन डज नॉट अमाउंट टू टॉर्ट, इट इज़ अ सिंपल। सारे जो एक्ट हैं और ओमिशन है वो टॉर्ट नहीं है। सच एन एक्ट और ओमिशन शुड बी रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाई लॉ। वैसे एक्ट और कमीशन होने चाहिए विच शुड बी रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाई लॉ होना चाहिए। देयर शुड बी लीगल ड्यूटी टू एक्ट और लीगल प्रोहिबिशन टू ओमिट टू एक्ट। इसमें लीगल ड्यूटी होना चाहिए। अगर लीगल ड्यूटी उसका प्रोटेक्ट करने का नहीं है तो फिर कैसे होगा? जैसे इस पे एक उदाहरण सटीक बैठता है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी में और कोई तैराक है, वो देख रहा है, उसको नहीं बचा रहा है। देयर इज नो ड्यूटी बाउंड द स्विमर टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ दैट पर्सन फॉल डाउन इन द वाटर। उसका कोई लीगल ड्यूटी नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने का। वो चाहे तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इस सिचुएशन को समझिए कि लीगल ड्यूटी होना चाहिए, उस ड्यूटी के बीच में एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। देयर कांट बी लाइबिलिटी फॉर एन इमोरल और सोशल रॉन्ग। सोशल और इमोरल रॉन्ग के लिए कोई नहीं होना चाहिए, ड्यूटी नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति फूड किसी भिखारी को नहीं देता है तो वो उसके ऊपर है और भिखारी मर जाता है, तो वो व्यक्ति लायबल नहीं होगा क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड नहीं है। अब मोरालिटी इमोरलिटी क्या होगा वो इसका विषय नहीं है कि उसे भूखे को खाना देना ही चाहिए। तो ये चीज़ तो हम लोग समझ गए कि एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। किस कार्य का? लीगली ड्यूटी बाउंड कार्य का एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। सोशल और मोरल का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। लीगली ड्यूटी बाउंड हो, जैसे जल पुलिस हो, वो ड्यूटी बाउंड है किसी को प्रोटेक्ट करने की, और वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, उसके सामने किसी की हत्या हो जा रही है या डूब जा रहा है,
उसमें वो ड्यूटी का एक्ट और ओमिशन माना जाएगा उसका। अब इसमें टॉर्ट के लिए क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज। डैमेज कैसा होना चाहिए, तो लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज का एक मतलब समझिए कि इसमें फिजिकल डैमेज की बात नहीं करता है, लीगल डैमेज की। इसीलिए इसमें दो प्रिंसिपल है। डैमेज, डैमेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्ट फ्रॉम डैमेज मीन्स द कंपनसेशन क्लेम बाय द इंजर्ड पार्टी एंड अवार्डेड बाय द कोर्ट। डैमेज में यही आता है। डैमेज इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ इंजरी और लॉस और डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सम काइंड। डैमेज, हानि का मतलब तो यही होता है कि इसमें इंजरी होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए ऑफ सम काइंड। तो ये डैमेज हो गया। दो इंजरी वर्ड है इसमें, लीगल डैमेज है, इंजरी, इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया, लीगल डैमेज का ही दो पार्ट है। ये दोनों मैक्सिम है। और इंजरी जो है, इंजरी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट लिमिटेड टू एन एक्शनेबल रॉन्ग विच डैमेज मीन्स लॉस और हार्म अकरिंग इन फैक्ट वेदर एक्शनेबल और इंजुरी और नॉट। इसमें है कि जैसे लीगल राइट का इंजरी, क्षति हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है पर क्षति हुआ। डैमेज में होता है कि कुछ नुकसान तो हुआ पर वो इंजुरी नहीं था। यही दोनों डिफरेंसेस हैं और इस पे बहुत ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंजुरिया, इंजुरिया मतलब विधिक क्षति तो हो रही है, बिना डैमेज, साइन मतलब बिना, और डैमेज मतलब डैमेज समझ ही रहे, डैमना मतलब डैमेज, क्षति हो, इंजुरिया हुई बिना क्षति की, और यहाँ क्षति हुई बिना इंजुरी की। मतलब क्या है कि देखिए, इसको समझ जाएंगे तो कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होंगे। इंजुरिया साइन डेमनम एक्शनेबल है। इंजुरी मतलब कोई हानि हुई, लीगल हानि की बात की जाती है इंजुरिया में, और डैमनम में क्षति तो हो रही है लेकिन वो लीगल नहीं है। यही दोनों मैक्सिम है, इनको आगे और विस्तार से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए, इंजुरिया साइन डेमनम, इंजुरी विदाउट डैमेज, इंजुरी तो हुई बिना डैमेज के। जैसे यूबी जस्ट एवी रिमेडियम की हम लोग बात इसी में करते हैं, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ये यूबी जस्ट एवी रिमेडियम का कंसेप्ट है जिसपे इंजुरिया साइन डेमनम आधारित है। इंजुरिया साइन डेमनम कवर दोज टॉर्ट्स विच आर एक्शनेबल पर से। इसमें वैसे टॉर्ट हैं जो पर से होते हैं। तो इंजुरी का मतलब पहले आप समझिए, इंजुरी मीन्स होता है infringement of legal right or an unauthorized interference with the plaintiff legal right. Damnum means होता है loss, deprivation of property. इंजुरी ही एक्शनेबल है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इंजुरी में दो केस है। एक है एसवी वर्सेस वाइट। एसवी वर्सेस वाइट को डिसाइड लॉर्ड होल्ट ने किया है। इसको मैं सिंपली अभी ऐसे बता रहा हूँ, यदि इस पे प्रोत्साहन मिलता है कि इस तरह से प्रयास अच्छे हैं और सुधार करना चाहिए तो और विस्तृत से मैं करने का प्रयत्न करूँगा। तो देखिए, पहला मैंने क्या बता दिया, इसके पीछे अगर आप चलेंगे तो इसमें आ रहा है कि जो डैमनम था, आप माफ़ करेंगे इस पे ये स्लाइड ये चलना था, ये जो है इसेंशियल ऑफ टॉर्ट में लीगल डैमेज, तो इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया। तो इंजुरिया साइन डेमनम के बारे में हम बात इसमें कर रहे थे। एक्ट और ओमिशन हो गया। डैमेज कैसा होना चाहिए, तो लीगल डैमेज, तो डैमेज में भी दो है, इंजुरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजुरिया। तो इसी पर हम लोग बात कर रहे थे इंजुरिया साइन डेमनम के बारे में। इंजरी विदाउट डैमेज, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण केस है, जिसमें एक है एसवी वर्सेस वाइट का, ये सभी लोग पढ़े हैं। एसवी वर्सेस वाइट का केस बहुत पूछता है। इसमें इसके जो उस समय के न्यायाधीश थे हॉल्ट महोदय, उनका भी नाम पूछा जाता है। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति का वोट देने का अधिकार था, उसे वोट देने से रोका गया। यद्यपि वो जिसको वोट देना चाह रहा था वो व्यक्ति जीत गया, फिर भी उस व्यक्ति के लीगल अधिकार जो वोट देने का था उसको वायलेट किया गया, इसलिए डिफेंडेंट को लायबल माना गया। इसमें होता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ज़्यादा टर्म यूज होता है
तो पहली बार हम लोग भी पढ़ रहे थे तो बहुत कन्फ्यूजन होता था, बहुत परेशान हो जा रहे थे। तो आपको याद रखना होगा कि प्लेंटिफ वो व्यक्ति होते हैं जिनके अधिकारों का हनन होता है, जो मुकदमा दायर करते हैं, जिसके विरुद्ध दायर करते हैं उन्हें डिफेंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे प्लेंटिफ वो व्यक्ति था जो वोट देने जा रहा था, उससे वोट देने से रोका गया, जिसने रोका वो इस केस में डिफेंडेंट है, और जिसको वो वोट देना चाह रहा था वो जीत गया। जीतने से उसका कोई मतलब नहीं था, मतलब यह था कि उसके लीगल राइट का वायलेशन किया गया, इंजरी की गई। इसमें डैमेज तो नहीं है लेकिन इंजरी है, लीगल राइट का इंजरी, इसलिए डिफेंडेंट को लायबल माना गया। ठीक कुछ इसी तरह का केस इंडियन केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पिटिशनर जो थे भीम सिंह वो एमएलए थे जम्मू कश्मीर असेंबली में, वो रॉन्गली डिटेंड कर दिए गए थे बाय पुलिस। ही while he was on his way to attend the assembly session, he was not produced before the magistrate within requisite period. As a consequence of this, member was deprived. उन्हें 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और वो अपने सेशन से डिप्राइव हो गए थे। उन्हें का जो अधिकार था कि वो असेंबली के सेशन को अटेंड करें, उसको वो अटेंड नहीं कर पाए थे, और इसमें माना गया कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से उसका वायलेशन है। इसमें कोर्ट ने यह माना कि ये लीगल राइट का वायलेशन है एंड मलेशियस एक्ट है। देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड डैमेज, 50,000 रुपया उनको डैमेज भी मिला था। इसमें दो केस हैं, इंजरी दोनों में लीगल राइट का हुआ, डैमेज नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डैमेज वाले पार्ट को पढ़ेंगे, जो दो है इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया। इसको हम लोग सेकेंड वाले पार्ट को अगले वीडियो में शॉर्ट में समझेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई सुझाव हो तो दें आप, ताकि मैं सुधार कर सकूं। अभी मैं सीख ही रहा हूं यूट्यूब पे या पढ़ाने का तरकीब। थैंक यू वेरी मच।